नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 3 दिवसीय गृह जनपद गोरखपुर दौरे पर पहुंचेंगे। सीएम योगी शाम करीब 3 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद वे भटहट के पिपरी गांव में निर्माणाधीन गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही फर्टिलाइजर कैंपस में बन रहे सैनिक स्कूल समेत अन्य बड़ी परियोजनाओं को लेकर समीक्षा होगी, बैठक करेंगे। शाम 4 बजे सीएम बैठक करने वाले हैं और आपको बता दें कि बरसा भी वो जाएंगे, यहां पर भी समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। और दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर मां भगवती की पूजा अर्चना के बाद जनता से संवाद करेंगे। साथ ही सीएम विधान परिषद के चुनाव में एक विधायक के रूप में नगर निगम के बूथ पर मतदान भी करने वाले हैं। तो 3 दिवसीय दौरे पर है गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी और मिनट टू मिनट कार्यक्रम, ये ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सैनिक स्कूल समेत अन्य बड़ी परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक शाम 4 बजे गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम सोनबरसा में समीक्षा बैठक करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। सुभाष, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। 3 दिनों के लिए सीएम पहुंच रहे हैं, किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल राशि, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर 2021 में महामहिम राष्ट्रपति ने इस आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था और ये भी बता दें आपको कि 2 साल का लक्ष्य रखा गया था इसके निर्माण में, यानी कि मार्च 2023 में आयुष विश्वविद्यालय पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाना चाहिए। काम तो तेजी से चल रहा है, लेकिन कुछ अभी उसमें ऐसा लग रहा है कि लक्ष्य मार्च 2023 तक पूरा नहीं हो पाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री काफी गंभीर हैं, लखनऊ से ही लगातार मॉनिटरिंग करते चले आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री 3 बजे आने वाले हैं और डायरेक्ट पहले आयुष विश्वविद्यालय जाएंगे और वहां पे समीक्षा बैठक करेंगे, विकास कार्यों की भी अन्य परियोजनाओं की भी समीक्षा बैठक करेंगे। साथ में फर्टिलाइजर में जो सैनिक स्कूल का निर्माण हो रहा है वहां का भी समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें कि 4 बजे सोनबरसा में जाएंगे मुख्यमंत्री और गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय के संदर्भ में भी बैठक करेंगे और वहां भी जो अधिकारियों से विकास कार्यों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आपको बता दें कि 4 बजे के बाद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री वापस गोरखनाथ मंदिर में आएंगे और गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद रात्रि विश्राम करेंगे। कल सुबह वो माँ भगवती, चूंकि रामनवमी चल रहा है, माँ भगवती के पूजा अर्चना करने के बाद जनता दर्शन कार्यक्रम में मौजूद होंगे। सुभाष, लेकिन अगर हम पिछले दिनों की घटना की बात करें तो गोरखनाथ मंदिर के पास जो हमला हुआ था, जिसके बाद से सीएम आवास के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, तो ऐसे में अगर सीएम पहुंच रहे हैं, 3 दिन का उनका दौरा है, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ खास तैयारी है? देखिए, आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगातार जो है यहाँ की जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और आपको बता दें कि तमाम सुविधाएं जो है गोरखनाथ मंदिर के जितने भी सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं उनको सुविधाएं उपलब्ध की गई है और साथ में हेलमेट दी गई है और बहुत सी सुविधाएं जो उनको लैस किया गया है और आपको बता दें शस्त्र से भी लैस किया गया। साथ में यहाँ पे तमाम दर्शनार्थी आते हैं, चूंकि गोरखनाथ मंदिर परिसर में ही सीएम आवास है, उसको लेकर हमेशा यहाँ का जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे रहती है। और आपको बता दें कि लगातार जो है यहाँ के जो अधिकारी हैं, एडीजी से लेके और एसएसपी तक लगातार वहां पे जा रहे हैं और पूरी तरीके से एक एक चीज की निरीक्षण कर रहे हैं। चूंकि मुख्यमंत्री आज आ रहे हैं, इसको लेकर भी पूरी तरीके से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो एमएलसी चुनाव में वोट भी डालेंगे, 3 दिन का दौरा है, काफी महत्वपूर्ण है, सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारियां पूरी की गई है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं, जनता से भी सीधा संवाद करेंगे और विधायक के तौर पर भी उनकी ये मुलाकात इस दौरे के दौरान होने वाली है आम जनता से। बढ़ते दूसरी बड़ी खबर की ओर, तो लखनऊ से ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं, किसी गरीब की झोपड़ी पर नहीं चलेगा बुलडोजर, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। गरीब की दुकान पर भी नहीं चलेगा बुलडोजर, ये भी सीएम का कहना है। सिर्फ पेशेवर माफिया अपराधियों पर ही कार्रवाई हो, माफिया की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चले, ये मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम के निर्देश यहां पर सामने आए हैं कि सिर्फ पेशेवर
माफिया अपराधियों पर कार्रवाई की जाए, यानी कि उनके ही अवैध निर्माण पर बुलडोजर चले, माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चले, ये मुख्यमंत्री का कहना है। किसी भी गरीब के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, ये भी साफ तौर पर सीएम ने निर्देशित किया है। चलिए बात कर लेते हैं विधान परिषद के दंगल की। तो यूपी में एमएलसी चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज से बूथों पर पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। कल स्थानीय निकाय की 27 एमएलसी सीटों पर वोटिंग होगी। 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत हुई है। 12 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के परिणाम भी सामने आ जाएंगे। स्थानीय निकाय क्षेत्र के प्रतिनिधि विधान परिषद की 27 सीटों पर कल मतदान करेंगे। वैसे तो 35 निर्वाचन क्षेत्र की कुल 36 सीटों पर चुनाव की घोषणा हुई थी, लेकिन 9 सीटों पर पहले ही बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में निर्वाचन क्षेत्रों में उनके अलावा अन्य किसी पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, इसलिए उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। मतदान वाली 27 सीटों पर कुल 95 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि इसका फैसला करेंगे। 9 अप्रैल को यानी कि कल सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक मतदान होगा। 12 अप्रैल को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी और उम्मीद यही की जा रही है कि दोपहर बाद तक सभी सीटों पर नतीजे जो है वो सामने आ जाएंगे। इस चुनाव में ज्यादातर सीटों पर सत्ताधारी पार्टी के ही विधायक जीतते रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि 34 सीटों में से 30 से ऊपर बीजेपी के उम्मीदवार जीत जाएंगे। चुनाव के नतीजे के बाद यहां पर विधान परिषद में बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण है ये एमएलसी चुनाव और जिसके लिए जोर शोर से यहां पर बीजेपी तैयार है। हालांकि 9 सीटों पर पहले ही निर्विरोध बीजेपी की जो प्रत्याशी है वो जीत चुके हैं। क्या कुछ तैयारियां जो नजर आ रही है इस एमएलसी चुनाव को देखते हुए, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता लखनऊ से जया सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जया, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। आज बूथों पर पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो रही हैं, किस तरह की तैयारी आप देख पा रही हैं एमएलसी चुनाव को देखते हुए? जी बिल्कुल, पूरे प्रदेश में 9 अप्रैल को एमएलसी जो 36 सीटों पर मतदान होने हैं। ऐसे में गड़बड़ी का आशंका भी प्रदेश सरकार की ओर से जताया गया था। ऐसे में अर्धसैनिक बल 50 कंपनियों को यहाँ पे तैनात किया गया, क्योंकि लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अराजकता जो तत्व हैं कहीं ना कहीं वो किसी तरह का हिंसा कर सकते हैं। तो ऐसे में जो केंद्र सरकार है उनको 50 कंपनियां जो है अर्धसैनिक बल का यहाँ पे तैनात किया गया है। क्योंकि जब हमने डीजीपी मुख्यालय के अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा था कि अब तक जो चुनाव होते थे लगातार स्थानीय पुलिस या जिलों के फोर्स के साथ ये चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, लेकिन हमने केंद्र सरकार से इसको लेकर अनुरोध किया था कि किसी तरह की गड़बड़ी ना होने पाए। जो अराजक तत्व को लेकर लगातार आशंका जाहिर की जा रही, किसी तरह का हिंसा ना होने पाए, तो इसे लेकर हमें केंद्र सरकार ने 50 अर्धसैनिक बलों का तैनाती यहाँ पे दिया है, ताकि हम चुनाव को पूरी निष्पक्षता के साथ और पारदर्शिता के साथ संपन्न करा सके। ऐसे में सुरक्षा का व्यवस्था जो है उसका पूरा चाक चौबंद किया गया, पूरा पुख्ता रखा गया, ताकि किसी तरह का सुरक्षा की व्यवस्था में किसी तरह का सेंध ना लगाया जा सके। दोनों पार्टियों की ओर से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों में कड़ी टक्कर देखने को मिला। हालांकि 36 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है, लेकिन 36 सीटों में से 27 सीटें हैं वो जहां पे अभी फिलहाल 9 अप्रैल को मतदान किए जाएंगे, क्योंकि 9 वो सीटें जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जो उसके जो एमएलसी थे वो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। तो ऐसे में सिर्फ महज 27 सीटें हैं 41 जिलों के। तो ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 500 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पे की सुरक्षा का व्यवस्था पूरा चाक चौबंद रखा गया। ऐसे में लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो लखनऊ में भी 10 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, वहां पे जाके वोट डालेंगे, क्योंकि जो एमएलसी का चुनाव होता है राजश्री, उसमें आम जनमानस वोट नहीं करता है, वही वोट करता है जो स्थानीय नागरिकों के द्वारा प्रत्याशी चुन के विधानसभा या राज्यसभा या लोकसभा में पहुंचते हैं। तो ऐसे में नगर पंचायत सदस्य हो, नगर पंचायत अध्यक्ष हो, जिला पंचायत सदस्य, जिला अध्यक्ष हो, या फिर आपके नगर निगम जो बड़े शहरों में होते हैं, नगर निगम के पार्षद हो, मेयर हो, ये तमाम लोग उसमें मतदान करेंगे। तो ऐसे में साफ तौर पे सुरक्षा का तो व्यवस्था चाक चौबंद रखा ही गया है। ऐसे में जो वर्चस्वता की लड़ाई है, बहुमत को लेकर लड़ाई है कि कौन विधान परिषद के चुनाव में बाजी मार लेगा, क्योंकि लगातार आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत जब ग्राम प्रधानों के साथ उन्होंने मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा था कि हमने जब काम किया है, तो हम जब राज्य में आए एक मुख्यमंत्री के तौर पे, तो हमने किसी भी तरह का गांव वालों के साथ या किसी तरह के नगर निगम के साथ हमने
हमने भेदभाव या शोषण नहीं किया है। ऐसे में आपका भी अब कर्तव्य हो जाता है कि आप भी हमें जितवाएं, और ये हमारा विधानसभा चुनाव के बाद पहला अग्नि परीक्षा है कि जिसमें आपके सहयोग की जरूरत है और आपको भी निष्पक्षता के साथ इसमें वोट देने की जरूरत है। क्योंकि जब हमारा विधानसभा में हम बहुमत का आंकड़ा छू सके हैं, तो अगर विधान परिषद में भी हम बहुमत में का आंकड़ा छूते हैं तो कहीं ना कहीं योगी लगातार अपने विधायकों से भी कनेक्ट रहे और मीटिंग का दौर भी चलता रहा, बैठकों का दौर चलता रहा। उन्होंने एक टास्क भी विधायकों को दिया था, तो उनकी भी अग्नि परीक्षा हम कह सकते हैं। जया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी और अहम खबर की, जो गोंडा से है। आसाराम बापू आश्रम के अंदर 12 वर्षीय लड़की का शव मिला है। 4 दिन से यह लड़की लापता थी, आज आश्रम में शव मिला है। लड़की की हत्या कर शव छिपाए जाने की आशंका है। अब सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। आश्रम के एक व्यक्ति को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। हमेशा सवालों के घेरे में रहा है ये गोंडा आसाराम बापू आश्रम, एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 12 वर्षीय बालिका का शव मिला है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है कि कहां से मतलब कैसे इस लड़की की मौत हुई है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है जो आश्रम में ही रहता था। तो जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये खबर आप देख रहे हैं, जहां पर आसाराम आश्रम के अंदर इस युवती का शव मिला है। विपिन सिंह जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, कितने दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है और पुलिस की जांच अब कहां तक पहुंची है? आसाराम बापू के लगभग जितने आश्रम है वो आजकल सवालों के घेरे में है। एक बार फिर ये बड़ा सवाल कि आखिर ये युवती का शव यहाँ पर आया कैसे? जी रात्रि आपको बताना चाहेंगे कि ये 12 वर्षीय लड़की जो कि 4 दिन पहले गायब हुई थी, अपने घर से परिजनों ने अपहरण की शंका जताई थी, FIR भी किया था, जिसको लेकर पुलिस तलाश कर रही थी। लेकिन आज जो कि सुबह आसाराम बापू के आश्रम में गाड़ी में 12 वर्षीय लड़की का शव मिला है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि उसकी हत्या की गई है और शव को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन वहीं पर स्थानीय लोगों ने जब देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की सूचना पर वहां पर भारी मात्रा में पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और उसके बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, एडिशनल एसपी शिवराज का कहना है कि चप्पे चप्पे में पुलिस लगा दी गई, बारीकी से जांच की जा रही है, जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर बात करें आसाराम बापू की, तो आप जानते होंगे कि किस तरह से ये सवालों के घेरे में कई साल से है और उनके जो आश्रम है उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये हत्या हुई है, नाबालिग लड़की की हत्या की गई है, तो ये बिल्कुल हत्या का आशंका जताई जा रही है, परिवार भी बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 4 दिन पहले बच्ची लापता हुई थी, परिवार वाले अपहरण का मुकदमा लिखा रहे थे। पुलिस कहीं ना कहीं, पुलिस की इसमें भी भूमिका नजर आ रही, कहीं ना कहीं शिथिलता पुलिस ने दिखाई और लापरवाही की, इसलिए बच्चे के हालत इस तरह पाए गए हैं। वहीं अगर बात करें पुलिस की, तो पुलिस ने जल्दबाजी में एक को गिरफ्तार किया आश्रम से और छानबीन की जा रही है। लेकिन अब एडिशनल एसपी सामने आए हैं, मीडिया से बात करते हुए बता रहे हैं कि जांच की जा रही है। लेकिन जहां तक आश्रम की बात करें, वो आश्रम गोंडा का पूरी तरह सवालिया निशान खड़ा होता है उस पर। वो आसाराम के नाम पर बात करें तो जितने आश्रम प्रदेश में या हिंदुस्तान में, कहीं ना कहीं उस आश्रम पर संदिग्ध तौर तरीके से देखा जा रहा है। जी चलिए, अब ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा और देखना होगा क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। लेकिन आसाराम बापू का जो आश्रम लगातार सवालों के घेरे में है, तो ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। और जिस तरह से अब बार बार योगी भी कहते आए हैं कि अपराध पर हम लगाम लगाएंगे अपने प्रदेश में, तो उसके लिहाज से भी ये अधिकारियों के लिए टास्क हो जाता है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि आज परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को आंसर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। संशोधित आंसर के तहत यहां पर टीईटी का रिजल्ट आज घोषित होगा। यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव की वजह से टीईटी का जो रिजल्ट है वो घोषित नहीं हुआ था। इस परीक्षा के लिए करीब 21.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। तो आज इंतजार खत्म होगा, परीक्षार्थियों का रिजल्ट आज घोषित कर दिए जाएंगे।
चलिए बात उत्तराखंड की और बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। आज सीएम धामी विजिलेंस विभाग के ऐप का लोकार्पण करेंगे। शाम को सीएम धामी रुड़की के लिए रवाना होंगे। रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा के घर जाएंगे सीएम धामी। रुड़की में आईआईटी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम धामी रुड़की के लिए रवाना होंगे और आईआईटी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज हरिद्वार पहुंचने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी और रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा के घर भी जाएंगे। आईआईटी रुड़की के 175 साल पूरा होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर हिस्सा लेंगे यहां पर मुख्यमंत्री। विकास खरे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। विकास, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, किस तरह की तैयारी है वहां पर? 175 साल हो गए हैं रुड़की आईआईटी को, इसे देखते हुए किस तरह का आयोजन वहां पर किया गया है? हाँ बिल्कुल राष्ट्रीय, आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगातार हरिद्वार दौरा हो रहा है। कल की अगर बात करें तो कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा था, जहां पर उन्होंने एक राम कथा में आयोजित एक प्रोग्राम में प्रतिभाग किया था और देर शाम उन्होंने जो है मां गंगा में आरती कर मां गंगा से आशीर्वाद मिला। तो आज के अगर उनके प्रोग्राम की बात करें तो आज भी रुड़की में उनका डोर टू डोर प्रोग्राम है, जहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा के आवास पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही बात करें तो जो है जीवनदीप आश्रम में भी वहां पर पहुंचकर संतों से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ रुड़की का आईआईटी 175 वर्ष पूरे होने पर वो एक कार्यक्रम में आयोजित वहां पर प्रतिभाग करेंगे। बात की जाती है सुरक्षा व्यवस्था की, हरिद्वार प्रशासन के द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और कहीं न कहीं जो प्रोग्राम की तैयारी है वो भी पूरी कर ली गई है। तो शाम के टाइम लगभग 3:20 पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के रुड़की आईआईटी पहुंचेंगे। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इधर वाराणसी स्थित काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में हिंदू पक्ष की तरफ से यहां पर दलील रखी जाएगी। हिंदू पक्षकार की बहस पिछली सुनवाई पर पूरी नहीं हो पाई थी, आज अब पूरे दिन मामले की सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष के बाद मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से भी दलील पेश की जाएगी। तो आज ही पूरे मामले की अंतिम सुनवाई भी हो सकती है। अगर सुनवाई पूरी हुई तो अदालत अपना जजमेंट रिजर्व कर सकती है। चलो, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।